आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एटम एंड न्यूक्लियाई की। तो इसके ऑब्जेक्टिव तो हम लोग कर चुके हैं। अब बात करते हैं 2 मार्क्स की। इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, सब समझ में आएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज की 2 प्रॉपर्टीज बताइए, 2 गुणों को बताइए। ठीक है, हमने यहाँ आपको 5 लिखा है, जो आपसे याद हो सके याद रखना है, मिनिमम 2। ठीक है, 2 से ज्यादा याद रखते हैं तो आपको 5 मार्क्स में काम देगा। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर डबली आयोनाइड हीलियम आयन। हम लोग जानते हैं ये अल्फा डबली आयोनाइड हीलियम आयन होता है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इट कैरीज डबल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। देख रहे हैं यहाँ 2, ये क्या है, डबल चार्ज कैरी करता है। नेक्स्ट कह सकते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन। देख रहे हैं यहाँ 4, तो 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन कहा जा सकता है इसको। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी यहां देख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज है ना प्रोटॉन्स, तो चार्ज होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफ्लेक्ट होगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़े हम लोग कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डिफ्लेक्ट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज डिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा पेनिट्रेशन पावर। यहां देख रहे होंगे अल्फा पार्टिकल इससे नहीं गुजर पा रहा है, जबकि बीटा यहां से गुजर जा रहा है, जबकि गामा इस दोनों को गुजरते हुए यहां तक पहुंचा। तो पेनिट्रेशन पावर क्या है, अल्फा का इन दोनों के रिस्पेक्ट में कम होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई मास। ज्यादा मास होने के कारण क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर इसका कम होता है। तो 5 पॉइंट्स है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको रख लीजिए, बाकी बाकी को भी रख लीजिए, 5 मार्क्स में काम देगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय पैशन सीरीज। पैशन सीरीज से आप क्या समझते हैं, यहां पे कहां लिखा है पैशन सीरीज। ठीक है, ये 1 2 3 मतलब 3 में। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से यदि 3 में आ रहा है तो जो सीरीज बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैशन सीरीज बोलते हैं। तो कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम n2 इक्वल्स टू 4 5 6, मतलब 4 5 6 7 8 वहां से किस में आना है, इसको 3 और थर्ड वाले ऑर्बिट में आना है, देन ए लाइन ऑफ पैशन सीरीज इज ऑब्टेन्ड। और ये किस रीजन में पाया जाता है, ये तो हमेशा सबका याद रखना है, पांचों का पांचों किस में पाया जाता है, इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। वेवलेंथ के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, n1 का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आना कहाँ पे है, 3 में आना है तो 3 रखेंगे, और कहाँ से आना है तो 4 से आना है, 5 से आना है, 6 से आना है, तो n2 की वैल्यू जहां से चाहे वहां से रख सकते हैं। तो यहां से हमको वेवलेंथ निकल सकता है। ये फिगर बनाते हैं तो बहुत खुशी की बात है, ये क्लियरली बताता है कि आपका थर्ड वाले में कहां से आ रहा है। देखिए 4th से आ रहा है, 5th से, 6th से, और भी होता तो वहां से भी आता। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। डाटा नहीं लिखिए इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ ये सब चलेगा, लेकिन कहां से आया इस सीरीज का नाम, और थोड़ा सा गोलू गोलू बना देते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। बीटा रेज की 2 प्रॉपर्टीज, इससे पहले अल्फा का था और ये किसका है, बीटा का है। तो इसमें भी हमने 5 रखा है। पहला, बीटा रेज आर कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव में ही बात की है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा। नेक्स्ट हमारा इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वही होगा, निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब स्वाभाविक है चार्ज है तो स्वाभाविक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या देता है, डिफ्लेक्शन देता है। अब पेनिट्रेशन पावर इस वाले फिगर में देखे थे, अल्फा से बीटा का ज्यादा होता है लेकिन गामा से कम होता है। तो कह सकते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज वेरी लार्ज ड्यू टू स्मॉल मास। ठीक है, और ये इफेक्ट करता है किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। तो आपको जो जो याद रखना है याद रखिए, 2 पूछे तो 2 ही लिखना है, लेकिन नोट्स बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा नोट करके रखिए, कम से कम एक भूल भी गए तो एक एक्स्ट्रा याद रहेगा तब तो काम देगा। ठीक है, तो 5 एक्स्ट्रा।
नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बोर्स स्टेबल ऑर्बिट? बोर्स स्टेबल ऑर्बिट क्या होते हैं? हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, किसी का एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 के। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। और दूसरी बात क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ए सर्टेन नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। नॉन रेडिएटिंग का ऑर्बिट का मतलब क्या, जहां से वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, घूम तो रहा है लेकिन एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहा, कोई ऊर्जा का लॉस नहीं कर रहा है, एनर्जी लॉस, ठीक है। ऑर्बिट कॉल्ड है स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट में ये घूम रहा होता है जहां से कोई रेडिएशन नहीं होता है, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। और विच फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 एंगुलर मोमेंटम L होता है। तो इतना आप लिख के आते हैं 2 मार्क्स में। यदि फिगर बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाए। पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं, और ऐसे ऑर्बिट से रिवॉल्व करते हैं जहां से कोई भी उसके घूमने के कारण कोई रेडिएशन नहीं होता है, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल किसके, h/2 के। x क्या होता है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई तो पाई है। अब पाई मत पूछिएगा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या, डिस्क्राइब द 2 शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब इसका बताना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, 2 ही बताना है। तो बोर्स मॉडल में क्या प्रॉब्लम आया, ऐसे भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो केमिस्ट्री में पता चलता है कि एक बंदे ने जो बोला दूसरा उसको काटने के लिए पहुंच गया, दूसरा जो बोला उसको तीसरा वाला काटने के लिए पहुंच गया। तो मतलब कुछ महानी चीजें चलती है उसमें। तो पहला क्या रहा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को कंप्लीट डिटेल नहीं बताता है ये, ओके। दूसरा कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हैव नॉट एक्सप्लेन बाय हिम। अब यहाँ कहीं इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो ये इस चीज को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट, और दूसरा हमारा है स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो पहला क्या हो गया, हीलियम और हाइड्रोजन जो हमारे हैं उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को सही से एक्सप्लेन नहीं करता, और स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसकी इंटेंसिटी क्या है और क्यों है, मतलब अलग अलग इंटेंसिटी है तो क्यों इंटेंसिटी, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता है। और तीसरा हमारा जीवन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये इसकी कमियां कह सकते हैं। 2 हमसे पूछा था, आप चाहो तो इसको 4 पॉइंट में लिख सकते हो। पहला, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीवन इफेक्ट, दैट इज दिस। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट, दैट इज। तो ये 4 पॉइंट हो गए, 3 लिखे हैं यहाँ पे, 4 हो गए। आप चाहो तो उसको 4 में भी लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेड थोड़ा थोड़ा सा, अब ये सब चीज क्या है समझ के थोड़ा सा रखिएगा, काम चलेगा। नेक्स्ट, द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सबस्टेंस इज 5.2 into 10⁻³ पर ईयर, डिटरमाइन इट्स हाफ लाइफ। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि सर न्यूमेरिकल पूछता है, देखो न्यूमेरिकल कम पूछता है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछता है, ठीक है। इस चैप्टर में यदि नहीं हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे चैप्टर में नहीं हो। आप ये लेके चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपका न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, पक्की बात है। करंट के अंदर पूछेगा ही, एसी के अंदर आपसे पूछेगा ही। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो प्रीवियस में करवा चुके हैं, किया जा चुका, पूछ चुका, उसी से रिलेटेड पूछा जाए, तो कम से कम उसको कर लीजिए। जैसे ये न्यूमेरिकल है हमारा तो इसके लिए ऑलरेडी हम ये वाला फॉर्मूला 9(3), ओके। तो इसके अंदर हमको क्या दे के रखा है, क्या दे के रखा है, डी के कांस्टेंट। डी के कांस्टेंट हमको दे के रखा है, कितना है, कितना है 5.2 into 10⁻⁻3, ओके, पर ईयर। अच्छी बात है, खुशी की बात है। पूछ रहा है टी हाफ लाइफ, टी 1/2 कितना होगा। ये इक्वेशन ऑलरेडी आपका जो ऑब्जेक्टिव दिया गया तो उसमें भी ये वाला इक्वेशन हमने दिया था। तो यहां से हम लिखते टी
1/2 इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है 0.693 डिवाइडेड बाई कितना डी के कॉन्स्टेंट 0.693 डिवाइडेड बाई डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू डालेंगे 5.2 इंटू 10⁻³ क्योंकि टाइम है तो अब पर ईयर था तो ये किस में बदल जाएगा ईयर में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 132.88 ईयर। अब इससे आसान क्या पूछेगा, यदि इसको नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा। इसलिए न्यूमेरिकल जो भी पूछा कम से कम उसको समझ के प्रैक्टिस कीजिए। और न्यूमेरिकल के केस में ये होती है सबसे अच्छी बात कि आप यदि बना डाले ठीक है तो मार्क्स तो फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। इसलिए न्यूमेरिकल को थोड़ा सीरियसली लीजिए। नेक्स्ट क्या रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डीके एज पर फॉलोइंग स्कीम, ये दे दिया है। और जिसमें ए का क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए आर 92 to 38 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर दीज नंबर फॉर A3। देखिए ये वाला ऑलरेडी हम ऑब्जेक्टिव में भी आपको फॉर्मूला दिए हैं, तो जब ये हम वहां याद ही कर लिया तो न्यूमेरिकल बनाने में क्या दिक्कत है। देखिए जो कहा है वही लिख लेते हैं। एक के केस में हमको दिया है 92, ओके यहाँ 92 लिख लिए, और 238। अब इसमें से किसका डीके हुआ है, अल्फा का, और हमको क्या मिला यहाँ पे A1। तो अल्फा जब निकलेगा तो हम देख चुके हैं अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 और एटॉमिक मास नंबर में 4। तो एटॉमिक नंबर में 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचा 90, और इसमें से 4 जाएगा तो 2, 3, 4। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ आ गया। अब किसमें किसका डीके है, बीटा का है। तो जब बीटा निकलेगा तो क्या होगा, बीटा निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं तो A2 और 90 हो जाएगा हमारा 91, और एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं तो 2, 3, 4। चलिए अब आ गई गामा की निकलने की बारी। गामा निकलेगा तो क्या होता है, देखिए कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसा का तैसा। तो A3 91 और 2, 3, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो जाएगा 91। यहां लिखे भी आंसर हम आपका। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है, डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब जैसा नाम वैसा काम, मतलब किसी को पकड़ के रखने, मतलब बांध के रखने वाला एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये न्यूक्लियस हमारे पास है, ये एक साथ बंधा हुआ होता है। ठीक है, मतलब सब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं। साथ में क्या होता है, इसके साथ बाइंडिंग एनर्जी के कारण, जो ही इसको बाइंडिंग एनर्जी उतना मिल दे दी जाएगी तो क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंपल सा, इट इज ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप ए न्यूक्लियस into its constituent parts and place them at an infinite distance from one another। इसको जो ही ये ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एक साथ हैं। अब इनको यदि बाइंडिंग एनर्जी दे दी जाए तो इसके जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या होंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। बाइंडिंग एनर्जी इनको मिल गई तो कह सकते हैं सिंपल सा करने के लिए, क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए इनके बॉन्डिंग को, तो कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि भैया मान लो आप बहुत स्टेबल हो तो आपसे टकराने वाला भी बहुत तगड़ा होना चाहिए ना। आप यदि आपके स्टेबिलिटी नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया आप फुदकना शुरू कर दिए तो मतलब आप में स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन आप स्टेबल हो, कोई कुछ बोल दिया तो आप उसको सोचोगे समझोगे उसके बाद रिप्लाई करोगे, तो ये आपकी स्टेबिलिटी है। ये नहीं कि कोई कुछ बोला तो फुदकना शुरू कर दिया, ये होता है वो होता है कुछ होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी को सिंपल सा लिख सकते हैं मास डिफेक्ट इनटू C²। तो सिंपल सा है बाइंडिंग एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या, मान लो ये न्यूट्रॉन है तो ये हमारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा।
नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, राइट चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम इन एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। ये याद है, इसी को सिर्फ लिख देना है। अब यदि अल्फा का इमिशन होगा तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आया, 2 का चेंज आया, तो ये क्या होगा, 2 पीछे आ जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। यदि बीटा का इमिशन होता है तो ये क्या होगा, 1 आगे चला जाएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो कह सकते हैं ड्यूरिंग एन अल्फा डीके एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस डिक्रीज बाय 2 यूनिट, सो द न्यूक्लियस शिफ्टेड टू द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल। जबकि इसमें क्या होगा, शिफ्टेड कहाँ होगा, शिफ्टेड टू द राइट ऑफ इन द पीरियोडिक टेबल। और गामा किरण यदि मान लो ये पूछा नहीं है, ओके, ज्ञान बढ़ा रहे हैं, तो गामा रेज निकलता है तो उससे एटॉमिक नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह सकते हैं द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स द सेम इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। देख रहे जैसा था वैसा है, इसमें एक एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ गया, इसमें एटॉमिक नंबर 2 कम हो गया, जिसके वजह से ये अपना लिख सकते हैं। तो आपको 2 ही लिखना है, ज्ञान बढ़ाने के लिए तीसरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या, एक्सप्लेन इमिशन ऑफ गामा रेज। गामा रेज कब निकलती है, जैसे हमारे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जब उनको क्या किया जाता है, कहाँ गया, गामा रेज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज इमिटेड बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। जो रेडियो एक्टिविटी के टाइम पे हमारा क्या होता है, अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है उससे निकलती है। ओके, A nucleus is an unstable state may fall in a more stable state by the emission of energy as gamma radiation। अब ये अनस्टेबल था, ये एनर्जी के फॉर्म में गामा रेज को निकाला, जिसके कारण ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए ये काम करता है। ओके, द रेडिएशन हैज ए ड्यूअल नेचर दैट ए वेव एंड ए पार्टिकल विथ जीरो मास एट रेस्ट। अब जो ये रेडिएशन निकला गामा रेज जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये रेस्ट मास इसका क्या होता है, 0 होता है, हम लोग जानते हैं पहले से भी। और इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद क्या होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हम लोग को पता है, दोनों होते हैं, ऑलरेडी एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये ऑलरेडी आपके मॉडल पेपर के अंदर भी है, वहां भी हमने चर्चा किया है इसको। अब इतना 5 तो नहीं लिखना है, लेकिन जितना लिख याद रहेगा उतनी अच्छी बात है। पहला क्या कह रहा है, फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ ए लार्ज एटम इनटू 2 और मोर स्मॉल वन। मतलब एक बड़ा वाला 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, जिसमें 2 और मोर लाइटर एटम इनटू ए लार्ज वन, 2 या 2 से अधिक मिलकर एक बड़ा बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट, फिजन रिएक्शन डज नॉट नॉर्मली अकर्स इन नेचर। हमारा जो फिजन होता है वो नॉर्मली क्या बोलते हैं अपने एनवायरनमेंट में या नेचर में नहीं होता है, जबकि फ्यूजन अकर्स इन स्टार्स सच एज सन। मालूम है वहां पे हाइड्रोजन क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम, तो वहां स्टार्स में होते हैं, ठीक है। हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अब इस रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए हमको हाई स्पीड न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जबकि इसके लिए क्या चाहिए, हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर और इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी का इन्वायरमेंट इसको चाहिए, तो ही जाके क्या होगा, फ्यूजन होगा। ऑलरेडी अर्थ के ऊपर तो हम लोग प्रैक्टिकली कर नहीं पाए आज तक, सिर्फ पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, टेक लिटिल एनर्जी टू स्प्लिट 2 एटम्स इन ए फ्यूजन रिएक्शन। इसके लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे फ्यूजन के लिए एक्सट्रीमली हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि सन के पास एक्सट्रीमली हाई एनर्जी होती है, यहाँ लिखे भी हैं, हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो हाई एनर्जी रहेगा तब तो हाई टेम्परेचर पहुंचेगा। ओके, द एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन, जबकि हाइड्रोजन बम किसके ऊपर बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। तो कम से कम 4 पॉइंट याद रखते हैं, सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा क्या, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे। एक्सरे की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, देख लेते हैं। क्या एक्सरे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला ऑलरेडी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़े तो वहां पे भी एक्सरे को इंट्रोड्यूस किए थे, और जो ऑब्जेक्टिव था इसका उसमें भी एक्सरे की बात आई थी। ठीक है, रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज टू प्रोड्यूस एक्सरे, एक्सरे को प्रोड्यूस करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज विथ देम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई चार्ज कैरी नहीं करता है, तो स्वाभाविक है फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है। दे आर कैपेबल टू ट्रेवल इन वैक्यूम या फ्री स्पेस कहे। और एक्सरे ऐसे सब लोग देखे हुए ऐसा कुछ प्लेट होता है जिससे हम लोग अपने हाथों का एक्सरे निकालते हैं, तो वही एक्सरे है और कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट क्या रहा है हमारा, दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज इतना। ओके, टी हाफ हमको दे के रखा है, टी 1/2 इज इक्वल्स टू 1622 ईयर। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 7/8 ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द रेडिएशन टू डीके। तो क्या रहा है 7/8 पार्ट, ठीक है, कितने टाइम में ये क्या हो जाएगा, रेडिएट कर देगा, मतलब कम कर देगा अपने में। मान लीजिए इनिशियली आपके पास एन नॉट की वैल्यू, मान लो इनिशियल जो वैल्यू है वो एन, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू जो हमारा है वो क्या है, हमारा एन नॉट है। ठीक है, कह रहा है कितना पार्ट निकलना चाहिए 7/8, तो एन इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, पहले था हमारा एन नॉट, अब बचा कितना 7/8 को निकालना है इतने पार्ट को, तो क्या बचेगा 1/8 एन नॉट, इतना बच गया। ओके ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब पूछा कितना टाइम लगेगा इसको इतना को निकालने के लिए, 7/8 पार्ट कम करने के लिए। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो n हमारा बच जाएगा 1/8 एन नॉट। ठीक है, अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों में अप्रॉक्स आंसर में इतने का डिफरेंस आएगा। पहला, इस दोनों को यूज करके यदि बनाओगे तो आपको ये आंसर आएगा, और इसको यूज करके बनाएंगे तो ये आंसर आएगा। तो आपकी जैसी इच्छा वैसा काम। तो हम किससे बताएं, 4866 4844.37। चलिए हम आसान वाला ही बताते हैं जो आपको ध्यान में रहेगा, मतलब हम सेकंड वाला यूज करके बता रहे हैं। ओके, तो n बाई एन नॉट दोनों बता देंगे, क्या दिक्कत है। n बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/2, कितना है उसके ऊपर पावर, t बाई टी 1/2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारी है 1/8 एन नॉट, 1/8 एन नॉट डिवाइडेड बाई एन नॉट, ये से ये कट गया, यहां से क्या बचा 1/8, और ये हमारा जस का तस t 1/2। अब इसको 1/8 को लिखा जा सकता है 2 पे पावर -3 इज इक्वल्स टू 2 पे पावर -t/t स्मॉल t 1/2। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 इज इक्वल्स टू -t/t 1/2, माइनस से माइनस साफ, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इंटू टी 1/2। तो यहां से t इक्वल्स टू कितना 3 इंटू टी 1/2 की वैल्यू 1622, तो 668 और 4866। और चूंकि हमारा t किस में दे के रखा है, ईयर में दे के रखा है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, ईयर में 4866। तो ये आसान सा तरीका है, इससे भी आप बनाते हैं तो आपको कोई काटेगा नहीं। ठीक है, अब दूसरे तरीके के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, चलिए दूसरा तरीका भी देखते हैं, सेकंड मेथड। ये हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड। दोनों में आंसर में कितना फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हमको ये वाला फंडा से निकालना है इस वाले से। ठीक है, तो हमको क्या n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस डी के कॉन्स्टेंट इंटू टी। तो यहां से हम लिख लेते हैं n बाई एन नॉट इज इक्वल्स टू
e पे पावर माइनस टी। ओके, अब n बाई एन नॉट की वैल्यू हमने निकाला, यहां से कितना था, n बाई एन नॉट की वैल्यू टू टू पावर माइनस थ्री, टू पे पावर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ई माइनस डेल टी। ओके, अब यहां से हम चलते हैं आगे। अब यहां दोनों का बेस सेम तो है नहीं जो हम इक्वल कर लेंगे, यहां तो दोनों का बेस सेम हो गया तो इक्वल कर लिए थे। अब यहां इक्वल नहीं कर सकते, तो यहां क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। अब लॉग इसमें लोगे तो इसको लिखा जा सकता है माइनस थ्री लॉग टू इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ई। अब इसकी वैल्यू यदि हम निकालेंगे माइनस थ्री लॉग टू की, तो इसकी वैल्यू, चलो माइनस से माइनस पहले काट लेते हैं, हट गया, तो थ्री लॉग टू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, थ्री लॉग टू की वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3 इज इक्वल्स टू, और ये लॉग ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.434 इंटू 0.434। तो यहाँ से इतना बराबर लिखा जा सकता है 0.9 डिवाइडेड बाई 0.434, और ये आ जाएगा हमारा काट कुट के 0.07, 2.07। ठीक है, अब यहाँ पे t बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2.07 डिवाइडेड बाई दिस। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसको, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2.07 डिवाइडेड बाई, इसके जहाँ पे लिखते दाएं बाएं करके तो क्या लिखते, 0.693 डिवाइडेड बाई t 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 2.07 डिवाइडेड बाई 0.693 इंटू टी 1/2। अब टी 1/2 की वैल्यू पता है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये है, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी आंसर आ जाएगी 4844.37 ईयर, 4844.37 ईयर। जब टी 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो आसान लगे, 4866 अच्छा लगे या 4844 अच्छा लगे, तो सेकेंड मेथड के लिए आपको लॉग की वैल्यू कुछ याद होनी चाहिए, फर्स्ट मेथड के लिए आपको लॉग की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली निकल गया। तो आपकी जैसी इच्छा हुआ वैसे बनाइए, यदि पसंद आता है तो बहुत लाइक भी किया करो, और जो मेरे पुराने पुराने जो बहादुर साहब हैं, आजकल शकल दिखना बंद हो गया है, तो थोड़ा दिख उख जाए कीजिए, लगे कि हाँ आप हैं। नेक्स्ट फिर से न्यूमेरिकल, व्हाट विल बी द एक्टिविटी 1 ग्राम इतना सैंपल इफ द हाफ लाइफ ऑफ अल्फा डीके इज इतना। हमको दे के रखा है टी हाफ लाइफ अल्फा के लिए कितना 4500 इंटू 10⁶ ईयर। ठीक है, अब कह रहा है कि हमको क्या निकालने के लिए, एक्टिविटी निकालने, तो एक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू कितना, दिस इंटू एन। ना हमको यहां से तो चलो हम ये निकाल लिए इस वाले इक्वेशन, क्योंकि टी हाफ लाइफ हमको पता है तो हम ये इसको निकाल लिए, लेकिन एन तो हमको नहीं पता है। तो कितने में नंबर ऑफ एटम चाहिए, 1 ग्राम में यूरेनियम का कितने एटम है, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम कितना यूरेनियम। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से हम लोग निकाला जा सकता है, तो n इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23, केमिस्ट्री में खूब पढ़े होंगे, डिवाइडेड बाई 238। यहां से हमको n निकलेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.53 इंटू 2.53 इंटू 10⁻21, इतना ही होगी। चलिए, अब हमको n पता चल गया, ये पता है, अब हमको एक्टिविटी निकालना है, तो क्या लिखेंगे,
इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई टी 1/2 इंटू, और एन की जगह पे कितना, इतना 2.53 इंटू 10⁻21। अब टी हाफ पता है इतना है, सबकी वैल्यू डालेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगी हमारी 1.237 इंटू 10⁻4 पर ईयर। ठीक है, अब हो सकता है कि आप क्वेश्चन बैंक में देखो आपको ये आंसर ना मिले, तो बाबू वो जाने बनाने वाले कि वो आंसर कहां से दिए हैं। ठीक है, हमने आपको इतना आंसर दिया और क्वेश्चन बैंक से आंसर नहीं मैच करता है, वहां कुछ और ही आंसर दिए हुए हैं। तो उम्मीद है समझ में आएगा ये कैसे निकला, सारा फॉर्मूला यूज किए, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सफाई किया जाए, यहां ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डिस्क्राइब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड फॉइल के ऊपर हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल किया गया, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ मतलब मैक्सिमम जो होते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं, अनडिफ्लेक्टेड जाते, कुछ होते हैं मतलब बहुत ही कुछ, मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो रिवर्स बैक आते हैं, कुछ होते हैं जो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट करते हैं। इसी सब चीज को करने के बाद हमने क्या, रदरफोर्ड ने अपना क्या बोल दिया, बताया कि भैया आपने प्रैक्टिकल में क्या देखा। तो उसके हिसाब से क्या उन्होंने बोला, मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल ऑफ द चार्ज ऑफ एन एटम कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या कि जहां पे न्यूक्लियस वहां पे मास रहता है, अल्फा पार्टिकल जाता है, ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, रिवर्स बैक मारता है। ठीक है, और बहुत ही कम होते हैं जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे ये क्लियर हुआ कि भैया सेंटर पे, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है जो सेम चार्ज रखता है जो अल्फा पार्टिकल के पास होता है, और वहीं के उसी के कारण अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो न्यूक्लियस उसका कहलाता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट्स साइज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। पॉजिटिवली चार्ज क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल गया और रिवर्स कब आएगा, रिपल्सन के कारण। रिपल्सन कब होगा, जब सामने वाला भी क्या हो, सेम चार्ज का होगा, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज। तीसरा, in an atom there is a maximum empty space and the electrons revolve around the nucleus। अब जस्ट हमने बोला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन चले जाते हैं, जिसके कारण ये क्लियर हुआ कि भैया न्यूक्लियस के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या होती है, खाली होती है, और इसमें जो मैक्सिमम खाली होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कहाँ पे, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ाया गया होगा आप लोग क्लास में। तो 2009 2 मार्क्स के साथ आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मजा आया तो लाइक करके बताइए और कमेंट करके कि कैसा लगा, कुछ डाउट भी रह गया, क्योंकि आपके कमेंट्स ही सब कुछ होते हैं। ठीक है, आपके लाइक्स कमेंट्स यही थोड़ा मोटिवेशन देते हैं, वरना क्या रखा है, रिकॉर्ड वीडियो है, समझा रहे हैं, ना आप सामने ना हम आपके सामने, फिर भी कम्युनिकेशन बना हुआ है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।